गाइस, आई होप आप सभी को मेरी वॉइस ऑडिबल है, वीडियो प्रॉपरली विजिबल है। ठीक है, चलिए फिर फटाफट अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। और क्योंकि ये हमारी फर्स्ट क्लास है जैप की, तो मैं आपको थोड़ी सी डिटेल बता देती हूँ इस कोर्स में हम क्या करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ हम MCQ के फॉर्म में जैप पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 तीनों को रिवाइज करेंगे। हम यहाँ यूनिट वाइज, मॉड्यूल वाइज जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, हर यूनिट के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। तो फटाफट सेशन को सब लाइक करिए, शेयर करिए, दोस्तों को बताइए और सेशन को डेफिनेटली ज्वाइन करिए, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो सेशन को स्टार्ट करते हैं गाइज, और हम यहाँ देखेंगे अपना पहला क्वेश्चन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंकिंग अथॉरिटी इन इंडिया। यानी इनमें से कौन सा सेंट्रल बैंकिंग अथॉरिटी का फंक्शन नहीं है। आपके ऑप्शंस हैं, सुपरविजन ओवर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर, सुपरविजन ओवर NBFCs, रेगुलेशन ऑफ मनी मार्केट और लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। ठीक है, तो आपको मुझे ये बताना है इनमें से कौन सा सेंट्रल बैंकिंग अथॉरिटी का फंक्शन नहीं है। तो अगर आप हम सेंट्रल बैंकिंग अथॉरिटी की बात कर रहे हैं, यानी हम बात कर रहे हैं किसकी? हम बात कर रहे हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, सेंट्रल बैंक की। तो सुपरविजन ओवर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर, इस पॉइंट को अभी रोकते हैं। ठीक है, सुपरविजन ओवर NBFCs, ऑब्वियसली RBI जो है वो NBFCs को सुपरवाइज करता है, मनी मार्केट को रेगुलेट करता है CRR, रेपो रेट वगैरह के थ्रू, और ये किसी भी बैंक का लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट है। यानी कोई भी बैंक जब उसको कहीं से पैसा नहीं मिलता तो वो यहाँ आता है। तो आपको मुझे यहाँ ध्यान से देखिए, जो फिनेंशियल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं इनको सुपरविजन का काम RBI का नहीं होता। मुझे आप सभी कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि FII को कौन रेगुलेट करता है, कौन सुपरवाइज करता है। ठीक है, चलो तो फटाफट हम देख लेते हैं RBI के फंक्शंस क्या क्या हैं। RBI का पहला फंक्शन है मॉनेटरी कंट्रोल, सुपरविजन ओवर सेंट्रल बैंक, NBFCs, प्राइमरी डीलर्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, कोऑपरेटिव बैंक्स, क्लियरिंग एंड सेटलमेंट सिस्टम। आकांक्षा मैं आपको इसके बारे में भी बताती हूँ। ठीक है, बैंकर टू गवर्नमेंट, मैनेजमेंट ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट और रेगुलेटिंग मनी मार्केट। ये कुछ फंक्शंस है किसके? ये कुछ फंक्शंस हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मनी कंट्रोल इज एक्सरसाइज बाय RBI थ्रू। यानी RBI जो मॉनेटरी कंट्रोल है वो इनमें से किसके थ्रू करता है? ओके, पहला ऑप्शन रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट, इशू ऑफ करेंसी, CRR एंड LRR एंड कंट्रोलिंग पेमेंट सिस्टम। तो आपको मुझे क्या बताना है? आपको मुझे ये बताना है RBI का जो फंक्शन है मॉनेटरी कंट्रोल का, वो उसके लिए इनमें से कौन सा तरीका यूज करता है। ठीक है, और अगर हम RBI के मॉनेटरी कंट्रोल की बात करें तो RBI क्या यूज करता है? RBI CRR और LRR। अब LRR में आपका रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सब आ जाते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, यानी मॉनेटरी कंट्रोल। अब मॉनेटरी कंट्रोल क्यों RBI करता है? मार्केट में जब भी इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन आ जाता है, स्पेशली मार्केट में जब भी इन्फ्लेशन आता है ना, तो वहां मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए RBI मॉनेटरी कंट्रोल यूज करता है। वहीं जो गवर्नमेंट होती है वो फिजिकल टूल यूज करती है। ठीक है, तो यहां करेक्ट आंसर क्या है? यहां करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर C। आने वाले दिनों में हम CRR, LRR इन सबको बहुत डिटेल में भी समझेंगे। द कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज आर हेल्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म इंस्टेड ऑफ फिजिकल फॉर्म बाई। यानी कि जो कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज हैं उनको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में क्या किया जाता है? अब रखा जाता है, जिसको हम डीमैट अकाउंट भी कहते हैं। डीमैट अकाउंट में इसको अब रखा जाता है। तो ये कौन है जो इसको क्या करता है? इसको होल्ड करता है। कस्टोडियन, म्यूचुअल फंड, रजिस्ट्रार्स और डिपॉजिटरीज। यानी जो भी सिक्योरिटीज हैं, शेयर्स वगैरह हैं, उनको कौन होल्ड करता है? कोई बात नहीं, ठीक है, उनको होल्ड कौन करता है? उनको होल्ड करता है डिपॉजिटरीज। कौन करता है? डिपॉजिटरीज। अब डिपॉजिटरीज की अगर हम बात करें तो हमारे देश में आपको दो मिल जाएगी, CDCL और NSDL। ठीक है, डिपॉजिटरीज
बेसिकली जो भी सिक्योरिटीज़ है उनको डीमैट फॉर्म में होल्ड करते हैं, और जब भी स्टॉक एक्सचेंज वगैरह से उसको रिलीज करने की बात आती है तो रिलीज कर देते हैं। ओके, तो आई होप आपको अभी तक क्वेश्चंस क्लियर हो रहे होंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और आपको एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन मिल सकते हैं। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स आर कंट्रोल्ड बाय, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को इनमें से कौन कंट्रोल करता है? नाबार्ड, आरबीआई एंड नाबार्ड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड आरबीआई, और स्टेट गवर्नमेंट एंड आरबीआई। सवाल क्लियर है? सवाल सिंपल सा है, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को कौन कंट्रोल करता है इंडिया में? तो देखिए, जब हम बात करेंगे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स की, तो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को कंट्रोल करने की एक पार्टी तो होगी हमारा सेंट्रल बैंक यानी कि आरबीआई, और दूसरी पार्टी होगी स्टेट गवर्नमेंट, जहां आपको वो कोऑपरेटिव बैंक देखने के लिए मिलेगा। बट जब हम बात करेंगे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के अलावा जो बाकी कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं, तो उनको एक पार्टी होती है उनकी नाबार्ड, और दूसरी पार्टी होती है स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स आर कंट्रोल्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड स्टेट गवर्नमेंट। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी फॉर पेमेंट एंड डिलीवरी ऑफ सिक्योरिटीज प्रोवाइड बाय, वैसे तो इसका आंसर आप लोग को क्लियरली दिख रहा है। भारत में क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी जो है पेमेंट या डिलीवरी की सिक्योरिटी की कौन प्रोवाइड करता है? आरबीआई, सेबी, एनपीसीआई और क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इंडिया में पेमेंट एंड डिलीवरी ऑफ सिक्योरिटीज, इसकी जो क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी है वो कौन प्रोवाइड करता है? वो प्रोवाइड करता है क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। कई बार यहाँ स्टेटमेंट में पूछ लिया जाता है आरबीआई के रिगार्डिंग, तो आप आरबीआई टिक नहीं करके आ जाइएगा। ठीक है, ओके। The small companies or organization that have been created exclusively to deal in government securities are called, यानी कोई भी स्मॉल कंपनीज या ऑर्गेनाइजेशन जो किस लिए बनाई गई हैं? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में डील करने के लिए, उनको क्या बोलते हैं? एनबीएफसीज, म्यूचुअल फंड, एआरसी और प्राइमरी डीलर्स। यानी वो कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन जिनका काम क्या है? जिनका काम है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में डील करना। आप इन कंपनीज को मार्केट मेकर बोल सकते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के लिए, यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के लिए मार्केट क्रिएट करने का बहुत इंपॉर्टेंट काम ये ऑर्गेनाइजेशंस करती है, और इनको हम बोलते हैं प्राइमरी डीलर्स। ठीक है, तो जो भी स्मॉल कंपनीज या ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट की जाती हैं किस चीज के लिए? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में डील करने के लिए, उनको बोलते हैं पीडीएस या फिर प्राइमरी डीलर्स। क्लियर है? चलो, अच्छा गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाने से पहले सबसे पहले तो अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो फटाफट जाकर आप एम्बिशियस बाबा का जो जैब के रिगार्डिंग टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहां आपको जैब और डीबीएफ के लिए बहुत सारी क्विज़ेस मिलेगी, बहुत सारे आपको स्टडी मटेरियल अवेलेबल हैं। साथ ही साथ जैब का महा कॉम्बो पैक भी लॉन्च किया गया है, जिसमें आपको पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 के वीडियो कोर्सेज प्रोवाइड किए जाएंगे। आपको यहाँ मॉक टेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा और आपको यहाँ कैप्सूल पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी। ये अगर आपने ले रखा है तो दिसंबर का जो जैब का एग्जाम है वो आप बहुत ईजिली क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग आप जाकर एक बार देख लीजिएगा, आपको सारी इंफॉर्मेशन वहां मिल जाएगी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फंड बेस्ड आउटसाइड इंडिया एंड ऑथराइज्ड बाय सेबी टू इन्वेस्ट इन इंडिया इंडियन इक्विटी मार्केट थ्रू द स्टॉक एक्सचेंज आर कॉल्ड, यानी कोई भी फंड जो कहाँ है? भारत के बाहर है, और वो सेबी की परमिशन से क्या इंडियन मार्केट में, अगर इंडियन स्टॉक मार्केट में उसको क्या किया जा रहा है? इन्वेस्ट किया जा रहा है, तो उसको क्या कहा जाएगा? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर, नॉन रेसिडेंट फंड्स और ओवरसी कॉर्पोरेट बॉडीज। सवाल क्लियर है? चलिए इसको थोड़ा समझते हैं, फिर मैं आपको इसका आंसर भी दूंगी। देखिए, ये है एंजेलिना जॉली। इनके पास मानिए कहाँ की रेसिडेंसी है? ये इनके पास यूएसए की है। इनके पास बहुत सारा पैसा है, इनके पास बहुत सारा फंड है, और वो उस फंड को इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहती हैं स्टॉक एक्सचेंज में।
तो उसके लिए उनको सबसे पहले सेबी से इसकी परमिशन लेनी पड़ेगी और उसके बाद वो इंडियन स्टॉक एक्सचेंज एनएससी और बीएससी में इन्वेस्ट कर सकती हैं। ठीक है, यानी कोई फंड जो इंडिया के बाहर है और वो पर्सन अगर इंडिया में स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहता है, कहाँ, स्टॉक मार्केट में, तो उसको सेबी की परमिशन के साथ वो इन्वेस्ट कर सकता है और इसे क्या कहते हैं, इसे बोलते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, FII। क्लियर? चलिए अगला सवाल देखते हैं। द एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट फॉर लोन्स बाय बैंक आर इंपैक्टेड बाय RBI बाय चेंजिंग, यानी इनमें से किसके द्वारा RBI एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट EBLR को चेंज करता है फॉर लोन्स, CRR, SLR, रेपो रेट और नन ऑफ दिस। ठीक है, अब देखिए यहां करेक्ट आंसर क्या है, यहां करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रेपो रेट। अब अगर रेपो रेट को थोड़ा सा समझें तो ये है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और ये है कोई भी कॉमर्शियल बैंक। ठीक है, क्या नाम है इसका, ABC। अब क्या हुआ, ABC ने देखा कि मार्केट में बहुत ज़्यादा लोग लोन की डिमांड कर रहे हैं। ठीक है, मार्केट में लोग बहुत ज़्यादा लोन की डिमांड कर रहे हैं और अभी उनके पास उतना पैसा नहीं है। ये किससे पैसा लेने गया, ये गया RBI से पैसा लेने। RBI ने इसको लोन दे दिया, सपोज RBI ने इसको 1 करोड़ रुपए का लोन दे दिया और ये लोन लेकर आया, इसको सपोज ये लोन मिला 5% पे। ठीक है, अब इन भाई साहब ने क्या किया, देखा मार्केट में काफी डिमांड है लोन की, इन्होंने 8% पर लोन दे दिया जिस भी कस्टमर को जरूरत थी। अच्छा, RBI ने देखा कि अभी इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा चल रहा है, तो RBI क्या करेगा, RBI जो ये रेपो रेट है ना, रेपो रेट वो रेट होता है जिस पर कोई भी बैंक RBI से लोन लेता है फॉर शॉर्ट टर्म। ठीक है, वापस से सुनिए, रेपो रेट वो रेट होता है जिस पर कोई बैंक RBI से लोन लेता है 90 डेज तक के लिए। अब क्या हुआ, अब RBI ने देखा कि ये क्या है, मार्केट में इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा है, तो RBI ने क्या सोचा, एक काम करते हैं, अब से इंटरेस्ट रेट सपोज कम करना है। अब RBI ने रेपो रेट को 4% कर दिया। जब इनको लोन कम में मिल रहा है तो ये कस्टमर को भी कम में देंगे। जब कोई बैंक सपोज, जब आपको क्या कोई चीज सस्ती मिल रही है तो आप आगे वाली पार्टी को भी थोड़ा सस्ता दे सकते हैं ना, तो जब इनको ये लोन 4% में मिल रहा है तो इन्होंने ये लोन 7% में कस्टमर्स को दिया। इससे क्या होता है, इससे हुआ ये कि जो बेसिकली रेट था उस पर फर्क आ गया। तो एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट पर इनमें से रेपो रेट के थ्रू फर्क पड़ता है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी इंक्लूडेड इन मनी मार्केट, इनमें से कौन सा मनी मार्केट का हिस्सा नहीं है। मनी मार्केट क्या होता है, मनी मार्केट वो मार्केट होता है जहां शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज, यानी वो सिक्योरिटीज जिनका टाइम पीरियड जनरली 1 ईयर का होता है, उसमें डील किया जाता है। ठीक है, वही कैपिटल मार्केट क्या होता है, कैपिटल मार्केट वो होता है जहां लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज में डील होता है, जैसे कि शेयर्स, डिवेंचर्स वगैरह। तो इनमें से कौन सा मनी मार्केट का हिस्सा नहीं है, कॉल मनी, टी बिल, CD और कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज। क्लियर है? आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो रहा होगा कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले यहां मनी मार्केट के बारे में पूछा जा रहा है। कॉल मनी, नोटिस मनी, ये सारे किसके हिस्से हैं, मनी मार्केट के। ट्रेजरी बिल मनी मार्केट का। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, गाइस मेरा आपसे एक सवाल है, अभी रिसेंटली RBI के द्वारा सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट का जो मिनिमम डिनोमिनेशन है वो चेंज किया गया है। मुझे कमेंट बॉक्स में मिनिमम डिनोमिनेशन CD का जरूर बताइएगा। और यहाँ करेक्ट आंसर क्या है, यहाँ करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर D, कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज। ये कैपिटल मार्केट का हिस्सा है, ना कि मनी मार्केट का। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर D। और चलिए अपना आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रोल ऑफ म्यूचुअल फंड, इनमें से कौन सा म्यूचुअल फंड का रोल है। मैनेज द फंड ऑफ हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल, टू प्रमोट यूनिट बेस्ड स्कीम टू
inculcate saving habit, pulling of investor money for investment in capital market and other securities, या all of the above. अब म्यूचुअल फंड क्या होता है? सबसे पहले जिन लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल हैं, जो मार्केट में पैसा लगाना चाहते हैं, उनके पैसे को ये एक जगह क्या करता है, पूल करके ये इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड के थ्रू हो जाती है. तो फर्स्ट करेक्ट. लोगों में ये सेविंग हैबिट को बढ़ाता है, साथ ही साथ इस पैसे को कैपिटल मार्केट और अदर सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया जाता है. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबव. तो ये था हमारा यूनिट 1 मॉड्यूल ए के यूनिट 1 के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए हैं. आई होप आपको ये क्लियर होगा. गाइस आप मेरे साथ बने रहिए, ये मेरी गारंटी है कि जब ये हम ख़त्म करेंगे कोर्स, तब आप बिल्कुल पूरे तरीके से तैयार होंगे और फुल कॉन्फिडेंट होंगे कि आप जैप का पेपर बहुत ईजिली दे सकते हैं. ठीक है, तो ये 10 क्वेश्चन हमारा कहाँ से था? मॉड्यूल ए का यूनिट 1, और हम सबसे पहले कवर कर रहे हैं पेपर 1. मैं आपको पेपर 2 और पेपर 3 भी कवर कराऊंगी, और हम डेली 10 क्वेश्चंस को यहाँ कवर करने वाले हैं. अभी के लिए इस क्लास का टाइमिंग क्या है? 9 PM, और ये क्लास मंडे टू फ्राइडे चलेगी. सैटरडे की टाइमिंग क्या होगी वो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी. ठीक है, तो आपको बस हर दिन मेरे साथ 9 बजे जुड़ना है, और आपको बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर करने में यहाँ मदद मिलेगी. गाइस कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर डेफिनेटली जुड़िए, और जो भी आपको जैप के रिगार्डिंग प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व करिए. ठीक है, साथ ही साथ मैं आपको वापस से बताना चाहूंगी, एम्बिशियस बाबा ने जैब का महा कॉम्बो पैकेज रिलीज किया है, जहां आपको वीडियो कोर्स, मॉक टेस्ट और कैप्सूल PDF सब कुछ मिलेगा. ये एक ऐसा कॉम्बो पैक है जो आपको जैब क्लियर करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा. ठीक है, यस, ये दिसंबर में होगा, और दिसंबर तक मेरी गारंटी है आप लोग पूरे तरीके से तैयार होंगे. बिल्कुल. ठीक है, अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. अगर और भी कोई डाउट आपका बचता है तो आप टेलीग्राम पर पिंग कर सकते हैं, वहां आपको आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए जाएंगे. ठीक है, तो ये हमारा आज का 10 क्वेश्चंस थे. अगर आपने वीडियो को मिस किया है तो इसको वापस से देखिएगा, और कल हम यूनिट 2 के साथ मिलेंगे, तो यूनिट 2 को एक बार थोड़ा सा रीड करके आइएगा. क्लियर है? कोई डाउट? चलिए फिर इसी के साथ सेशन को मैं गाइस फिर यहीं रैप अप करती हूँ. पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए. दिसंबर में आपका जैब या DBF जो भी एग्जाम है उसको आप 100% क्लियर कर लेंगे. कोई डाउट हो तो बिल्कुल पूछिएगा. थैंक यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, गुड नाइट, एंड सी यू ऑल टुमारो.